मुखर्जी नगर के कुछ ऐसे कोचिंग हैं, अगर ये बेहतर फैसिलिटी देते तो आज इनको क्यों भागना पड़ता मुखर्जी नगर से। आज मुखर्जी नगर कोचिंग छोड़ करके कहीं और क्यों शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी कि गलत तरीके से चला रहे थे। स्टूडेंट बहुत दूर से हज़ारों 1200 किलोमीटर सफ़र करके जब दिल्ली आता है ना, तो दिल्ली आने के बाद वो उसे समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का सच, जो नए छात्र दिल्ली आना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी कोचिंग के लिए, उनके साथ कितना बेहतरीन तरीके से स्कैम किया जा रहा है, इस पे आज चर्चा करेंगे। आपने जो घटना देखी होंगी अभी जो हुई, इससे पहले जो दिल्ली में हादसा हुई थी, आग जो मुखर्जी नगर के कोचिंग में आग लगी थी, वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, मानव निर्मित आपदा थी। हाल ही में जो घटना हुई बेसमेंट में पानी घुसने से, वो भी मानव निर्मित आपदा थी। आगे क्या पता भूकंप भी आ जाए, जिस तरीके से कोचिंगों की बिल्डिंगें हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। जब नए स्टूडेंट न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पे जनरली 2 स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। एक तो वो जो हिंदी माध्यम का है, दूसरा वो जो इंग्लिश माध्यम का है। इंग्लिश माध्यम का इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, लेकिन हिंदी माध्यम का उतना भी बेहतर नहीं होता। दूर दराज गाँव से इतना दूर आते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब वो मेट्रो स्टेशन से जाते हैं तो इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट करोल बाग उतरता है और हिंदी माध्यम का स्टूडेंट GTV गुरु तेज बहादुर मेट्रो स्टेशन उतरता है और वहाँ से मुखर्जी नगर की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह मुखर्जी नगर की ओर पहुँचता है तो वहाँ पे कोचिंग ऑफिसों की देखने को लाइन मिल जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कोचिंग ऑफिसों की लाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कहावत है कि खाने के दांत कोई और, दिखाने के दांत कोई और, जस्ट यहाँ पे भी लागू होता है। तो जैसे ही आप उस ऑफिस से क्रॉस करोगे, उतने सारे ऑफिसों से, जो UPSC का IAS का ऑफिस है, वहाँ से आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पे कुछ नमूने देखने को मिल जाएंगी। मतलब वो जिस तरीके से सब्जी मंडी होता है ना, वहाँ पे जो बिहेवियर करते हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो जस्ट लाइक वो भी उसी तरीके से करते हैं। मतलब कई बार ऐसे जो बाहर नमूने बैठे रहते हैं कोचिंग के होते हैं, वो कई बार हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आ जाइए सर, प्लीज़ एक बार आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। बस वहीं पे दूसरा स्कैम होने का चांस होता है और स्टूडेंट वहीं पे चलो एक बार देख लेते हैं। वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि सर एक बार आइए, एडमिशन नहीं लीजिएगा, बस एक बार तो आ जाइए मेरे ऑफिस में, उस तरीके से बोलते हैं। बस क्या है, अगर वो काउंसलिंग के लिए गए ऑफिस में तो वहाँ पे कुछ हसीन चेहरे देखने को मिल जाएंगे और उनकी बातों में आना तय है। वो इस तरीके से उलझा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा चीज़ फियर इनसिक्योरिटी की बात होती है। मतलब एक वर्ड है फियर इनसिक्योरिटी, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देना। लिमिटेड सीट है सर, एडमिशन फुल हो जाएगी सर, अब जल्दी ले लो एडमिशन। इस तरीके से वो लोग बात करते हैं और स्टूडेंट के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चा एडमिशन ले लिया तो एडमिशन प्रोसेस का भी पूरा अलग, वो आपका सारा डाटा लेंगे, एडमिशन का अलग, पैसे जमा करने का अलग, हर जगह का मतलब बिल्कुल अलग तरीके से वो लोग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यदि कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद क्लासरूम में जाता है क्लास करने, तो क्लास करने के बाद यदि उसे समझ में नहीं आता या उसे लगता है कि हम क्लास करना यहाँ पे मेरे लिए उपयुक्त नहीं था, तो अब उन स्थितियों में क्या करें। यदि वो स्टूडेंट एडमिशन कैंसिलेशन करवाने की बात करता है, तो मैं गूगल किया, कुछ कोचिंग का मुझे नोटिस देखने को मिला जहाँ पे यदि कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद यानी पूरी फीस जमा करने के बाद वह 10 दिन के अंदर एडमिशन कैंसिलेशन करवाना चाहता है, तो उसका टोटल अमाउंट का 20% काट लिया जाएगा। यदि 2 लाख जमा करता है तो उसका 20% काट लिया जाएगा। यदि वो 30 दिन के अंदर, अगर वो 30 दिन पढ़ता है उसके बाद उसे लगता है कि नहीं हमें यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, शायद हम सेल्फ स्टडी कर सकते थे, उसे ऐसा रियलाइज हुआ, वो एडमिशन कैंसिलेशन करवाता है तो उसे 50% काट लिया जाएगा। ऐसा कुछ रूल है, गाइडलाइन, मैंने पढ़ा, गूगल पे सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने एक चीज़ और सर्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका जो गाइडलाइन है वहाँ पे आप देखोगे कि यदि कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है तो वो 10 दिन के अंदर यदि उसे समझ में नहीं आता है तो उसको पूरी की पूरी फ़ी वापस करनी चाहिए। अब इसमें यही चीज़ बात होती है कि स्टूडेंट अपना अधिकार किस तरीके से रखें, क्योंकि जब स्टूडेंट बहुत दूर से हज़ारों 1200 किलोमीटर सफ़र करके जब दिल्ली आता है ना, तो दिल्ली आने के बाद वो उसे समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या करें। सोशल मीडिया देख करके आता है और यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है, वही चेहरा होता है, लास्ट में डिसाइड करता है कि चलो जो मैं सोशल मीडिया पे देखा उसी टीचर पे विश्वास कर लेते हैं। हालांकि वो टीचर आपको दिखेंगे नहीं क्लास में, 5-6 साल बाद कोई क्लास लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो फेमस टीचर हो गए ना वो दिखेंगे नहीं आपको। तो वही वाली बात होती है। इसके बाद आगे का प्रोसेस जानो, किस तरीके से आपको स्कैम कर रहे हैं। जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है उसके बाद उसके पास सबसे बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट होती है कि यहाँ पे रहना। यहाँ पे कई ऐसे रूम देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं आती है, इस तरीके से रूम। दूसरी, स्टूडेंट का प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, जहाँ पे फूड खाने को लेकर के सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। एक चीज़ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से एक तरह से आग्रह करूँगा कि आप 2 लाख फ़ी लेते हैं, इतने दूर से स्टूडेंट आते हैं, जब तक उनकी क्लास चल रही है तब तक आप किसी भी तरह का कैंटीन का व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं?
क्योंकि आप जब एडमिशन को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, आईएएस बनाने को लेकर के ये सब बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो खाने को लेकर के। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैं यूनिवर्सिटी पे भी चर्चा करूँगा कि कई ऐसे टीचर जो हैं वो बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पहले जो यूपीएससी का कोचिंग का है वो मानदंड फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का कितना सारा प्रोसेस होता है आपको पता होगा। अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए अच्छा, वहाँ पे क्लासरूम बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओपन वेंटिलेशन, फील्ड होनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ एक्सेट्रा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब इतना 2 लाख फ़ी देने के बाद भी ऐसा प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वहाँ पे एक साथ 500-600 बच्चे बैठते हैं, 100-200 नहीं, 500-600 बच्चे, फ़ी उतना ही। मेरा बोलने का मतलब है कि यदि 2 लाख फ़ी ले रहे हो, ऊपर से 600-700 बच्चे बैठा रहे हो, ये कहाँ का तरीका है। अगर 100-200 बच्चे बैठा रहे हो फिर 100-2 लाख फ़ी ले रहे हो तो चलो ठीक है, इतना सारा गैदरिंग कम फ़ी कर दो। अगर 600-700 बच्चे बैठा रहे हो तो फ़ी कम कर दो, लेकिन ये तो करेंगे नहीं। नेक्स्ट, मेंटरशिप का स्कैम। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके लिए कोचिंग वाले बुलाते हैं कि मेरे पास आइए, आपको मेंस की तैयारी फ्री में कराऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम होता है। मेरा फोकस ये है कि कोचिंग वाले किस तरीके से नए बच्चों को फाउंडेशन बैच में इनरोलमेंट कराते हैं। देखना, फाउंडेशन बैच से रिजल्ट इनका नहीं हो रहा है तो ये एक नया तरीका अपना है, मेंटरशिप। जो बच्चे को बुलाते हैं ऑल ओवर इंडिया से जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, अब वो लोग तैयारी करते हैं। मैं देखना किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और मेंटरशिप की तैयारी करवाते हैं ये। अगर उनमें से कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली रिजल्ट हो जाता है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि रिजल्ट होने के बाद वही स्टूडेंट आते हैं कोचिंग में, जो कोचिंग चल रही होती है, जहाँ पे नए नए स्टूडेंट बैठे रहते हैं कोचिंग क्लासेस में। वहाँ पे आएंगे सारे, वहाँ पे एक मेन चेहरा भी रहेंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बड़े चेहरे, पॉपुलर चेहरे रहेंगे, वो लोग भी वहाँ पे रहेंगे और वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और मैं वहाँ पे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी बात को ना खुल करके रखें कि मैं इस कोचिंग में सिर्फ व सिर्फ मेंटरशिप किया हूँ, यहाँ पे मैं ना कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया हूँ, ना ही किसी भी तरह का कोई क्लासेस किया हूँ। मतलब खुल करके अपनी बात को रखें। लेकिन वहाँ पे वो खुल करके बात भी नहीं रखते, ना किसके दबाव में रहते हैं पता नहीं। दूसरा चीज़ क्या है कि वही चीज़ जब वीडियो बना करके जब सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो मिलियंस लोग देखते हैं, नए बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं, और वही चीज़ देख करके बच्चे प्रभावित होते हैं कि अरे इतना बच्चे सिलेक्शन हुए, हिंदी माध्यम से इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ। कोचिंग वाले खुल कर भी नहीं बोलते हैं कि मेरे कोचिंग से इतना हुआ। वही बच्चे देख करके यदि मान लो कि मिलियंस में लोग देखते हैं, 2-3 मिलियंस लोग देखते हैं, अगर उसमें से 100 बच्चा भी देख करके प्रभावित हो गया, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए, बस ये देखते हैं इस इंस्टीट्यूट में गए हैं स्टूडेंट सारे लोग तो शायद इसी कोचिंग से होंगे, उनके मन में ये चलता है। और कोचिंग वाले इसी तरीके से अपने मार्केटिंग को भी बाहर स्टूडेंट की ओर आगे बढ़ाते हैं। बच्चे वही चीज़ देखते भी हैं, जो 3-4 साल क्लास कर चुका है, जो देख चुका है, उनको तो पता चल जाता है, लेकिन नया स्टूडेंट ही शिकार होते हैं, क्योंकि उनका मूल टारगेट होता है नया स्टूडेंट को पकड़ना। तो यही होता है। अब सोचो कि अगर 100 बच्चा भी, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, अगर 100 बच्चा भी इससे प्रभावित हो गया और 100 बच्चा भी एडमिशन ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से, सोचो किस तरीके से गेमिंग चल रहा है ये तुम देखो। नेक्स्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू स्कैम। इसमें एक बात बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले से ये सब शुरू हुआ है। जब इन कोचिंगों का फाउंडेशन बैच से रिजल्ट होना बंद हो गया तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि स्टूडेंट को किसी न किसी माध्यम से बुला लिया जाए। तो मॉक इंटरव्यू इन्होंने स्टार्ट किया और ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से वीडियो इसको बनाए जाते हैं और ये पब्लिश तब किया जाता है जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और उनका पब्लिश किया जाता है जो ऑल इंडिया रैंक में आते हैं उनका। जो नहीं आते हैं, जो 1-2 नंबर से नहीं आते, उनका तो अपलोड ये लोग नहीं करते हैं। अब वो वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। अब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर नए बच्चे देखते हैं और उन्हें लगता है कि अच्छा इंटरव्यू इन्हीं कोचिंग में होता है। उन्हें ये तक भी नहीं पता होता है कि इंटरव्यू कहाँ करवाई जाती है। एक स्टूडेंट भी हमसे ऐसा ही सवाल किया था कि अच्छा आपके कोचिंग में इंटरव्यू होता है, तो मैं उन्हें बताया कि ये रियल इंटरव्यू नहीं होता है, जो वो स्टूडेंट समझ रहा था। तो सोचो कहाँ उनकी मानसिकता में कैसी चल रही है। और जैसे ही वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नए बच्चे कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो वीडियोज़ चलते वक्त में वहाँ पे लिखा रहेगा कि न्यू बैच स्टार्ट सून, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं इतने तारीख से। वो इस तरीके से चला रहे हैं, मतलब मार्केटिंग देखो किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और इसी में नए बच्चे फंस जाते हैं। और सोचो अगर ये भी वीडियो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जिसमें जो भी अपलोड करते हैं, और उसके बाद उसमें से 10 बच्चा, 20 बच्चा, जितने सारे बच्चे अगर देख करके प्रभावित होते हैं, तो फाइनली जब वो दिल्ली पहुँचते हैं ना, तो एक असमंजस में आता है कि किस कोचिंग में एडमिशन ले। फाइनली वही कोचिंग जो हिंदी माध्यम का जो सबसे टॉप कोचिंग है, उन्हीं में विश्वास करके ले लेते हैं। लेकिन पता चलता है कि फाउंडेशन बैच का तो रिजल्ट ही नहीं है। तो मेरा फिर वही फोकस है कि आप जब भी काउंसलिंग पे जाओ ना, वहाँ पे
तो और चीज़ों पे मत ध्यान दो, मेन पूछो सवाल कि आपके फाउंडेशन बैच से कितने रिजल्ट हो रहे हैं। वो तो मेंटरशिप से, वो तो बाहरी बच्चे थे, वो आए सिर्फ मेंस के लिए 3-4 महीना प्रैक्टिस किए और उसके बाद रिजल्ट लिए। आप भी वही कर सकते हो, ये लोग फ्री करवा रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या मतलब दिल्ली आना। फाउंडेशन बैच से तो रिजल्ट हो नहीं रहा है। और जो 4-5 साल से ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं उनका क्या हालात है, कभी उनसे बात करना रियलिटी में किस तरीके से वो रहते हैं, घर पे भी नहीं जा सकते हैं। तो इंटरव्यू को इस तरीके से भी इसको गेम चेंजर वो लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं स्कैम के रूप में। एक चीज़ और इसमें, जो ऑल इंडिया रैंक 1 एक शुभम सर थे और एक अर्पित सर थे, इन्होंने इस बात को खुल कर के बोला है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। और शुभम सर ने भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हमने इस कोचिंग में सिर्फ इंटरव्यू दिया था, यहाँ पे मैंने क्लासेस नहीं की है, क्योंकि कोचिंग वाले इस तरीके से दिखाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में 2019 में जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैं 10 से 12 इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। और इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं इन सारे इंस्टीट्यूट के पास गया था और मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और ऐसा लग रहा है कि मैं उनका क्लासरूम स्टूडेंट हूँ, वैसा कुछ नहीं है। और यही वजह होता है जो नया स्टूडेंट आकर के फंस जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब देखो, इतने सारे स्कैम के बाद एक और एडवर्टीजमेंट। कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टीजमेंट में सबसे ज़्यादा खर्च करती है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है एडवर्टीजमेंट पे। सोचो कि इतने रुपए एडवर्टीजमेंट पे क्या खर्च करने की ज़रूरत है। यदि आप फाउंडेशन बैच से या फिर अपना कोचिंग का रिजल्ट दिखाओ, एडवर्टीजमेंट पे क्या ज़रूरत है। हर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पे फर्स्ट पेज पे इनका एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि इस कोचिंग में इतने बच्चे या फिर इस कोचिंग में इतने नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फिर बड़े बड़े होर्डिंग आप देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ पे एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्च क्यों कर रहे हो आप। जाहिर सी चीज़ है, एक बात है कि आप रिजल्ट दो, बच्चे खुद व खुद आएंगे। तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और सोचो कि ये पैसे आते कहाँ से। वही स्टूडेंट, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। अब ये ना सोचो कि पहले क्या था कि एक टाइम था कि मतलब ये चीज़ सोचो कि जब अंग्रेज़ आए थे ना तो वो भारतीय से डायरेक्ट पैसा लूटते थे, यानी कि भारत का जो अर्थ है, भारत का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है। अब बस फ़र्क इतना रह गया है कि अब जो भारत का जो पैसा है ना, यानी कि भारतीय लोगों का जो पैसा है ना, बच्चों के माध्यम से इन कोचिंगों के पास जा रहा है और इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, विदेश पढ़ेंगे। तो सोच लो किस लेवल का स्कैम चल रहा है, मतलब सोच भी सकते हो। एडवर्टीजमेंट पे बात कर रहा था, एडवर्टीजमेंट को ही लेकर के अभी CCPA के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक्शन लिया था और 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पेनल्टी लगाया। सोचो 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो बड़े बड़े कोचिंग जिनके पास आप जा रहे हो ना, इनके ऊपर पेनल्टी लगाया, फाइन लगाया। वो निधि खर्रे उनका नाम है, बहुत अच्छे हैं, इनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया और आगे भी लेते रहें। इतना सब कुछ स्कैम देखने के बाद फिर भी दिल्ली आना चाहते हो UPSC कोचिंग के लिए, तो इनकी फैसिलिटीज़ पे बात कर ली जाए। मुखर्जी नगर के कुछ ऐसे कोचिंग है, अगर ये बेहतर फैसिलिटी देते तो आज इनको क्यों भागना पड़ता मुखर्जी नगर से। आज मुखर्जी नगर कोचिंग छोड़ करके कहीं और क्यों शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी कि गलत तरीके से चला रहे थे। सोचो यार, इतने बड़े IAS प्रिपरेशन करवाते हैं, IAS की तैयारी करवाते हैं और इन्हीं के साथ जो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके ऊपर भी नहीं काम कर रहे हैं। अब तक जो भी मैंने बात की, नए स्टूडेंट किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट का शिकार हो रहे हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट पिछले 3-4 साल से दिल्ली में रह करके UPSC का तैयारी कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने राजधानी चले जाएं या अपने ज़िले में चले जाएं, और या तो सबसे अच्छा है कि या तो अपने घर चले जाएं। क्योंकि दिल्ली में कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो कम से कम उसका 8 से 10 हज़ार खर्च होते हैं। अगर वो राजधानी में या फिर अपने ज़िले में जाता है तो उतने में बहुत अच्छे से रह सकता है, जबकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। जब मेंस उसका हो जाए तो मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली आ जाए। भरे पड़े हैं मेंस की तैयारी कराने के लिए, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो 3-4 महीना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑनलाइन भी, अगर जिनको लगता है कि नहीं घर बैठे ऑनलाइन भी मेंस का तैयारी कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं मानूं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब यहाँ पे रह करके अंधेरे कमरे में, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, खाने पीने को लेकर के उचित बेहतर फूड क्वालिटी भी यहाँ पे उस तरीके से नहीं मिल पाती है, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। तो मैं जो बोला बेस्ट ऑप्शन वही है, आप इसे अपना सकते हो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज आजकल के टाइम में अवेलेबल है। कई ऐसे UPSC टॉपर्स भी हैं जिनका चैनल है, वेबसाइट है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। यदि आप कमेंट करके बताते हो तो मैं इस पे सभी एकत्रित जानकारी और सभी रिसोर्सेज को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद।